सिंह जी के क्लास में हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। हम लोग सीबीटी 1 के क्वेश्चन पेपर देख चुके थे, अब देख रहे हैं सीबीटी 2 का क्वेश्चन पेपर। इसके भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स हम लोग देख चुके हैं। आज देखेंगे 23/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है 5 sin थीटा -2 cos थीटा का मान ज्ञात करें यदि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो तो इसमें करना कुछ नहीं था, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ क्या मान रख देंगे 30। जैसे क्या हो जाएगा 5 × sin 30। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। माइनस है तो माइनस, फिर 2 cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू देखे तो ये होता है √3/2। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर देना है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। इधर से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल, माइनस क्या हो जाएगा 3। अगर लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 1 होगा। ये लघुत्तम कितना होगा 2 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 5 - 2 √3। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर है, ठीक है, ऑप्शन मिसमैच हो रहा है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वहाँ पे यही था, ठीक है। 5 √2√3/2। अगला क्वेश्चन 1386 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक गोले का व्यास क्या होगा? क्या कह रहा है कि 1386 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक गोले का व्यास क्या होगा? क्या पूछा है? व्यास। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 1386। तो अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की फार्मूला देखें तो क्या होता है 4πr²। इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1386। अब इसमें क्या चाहिए हमें r चाहिए, क्योंकि व्यास निकालना है। तो r² बराबर क्या हो जाएगा 1386/4 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। जब इसको कटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 441/4। 441/4। एक किसका वैल्यू निकल के आया है तो r² का वैल्यू। हमें किसका वैल्यू चाहिए r का वैल्यू चाहिए, तो फिर हम r का वैल्यू निकाल लेते हैं। r बराबर हो जाएगा √441/4। जब इसको √ से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 21, और 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 को बाहर निकालेंगे तो 2, यानी कि 10.5 आया r का वैल्यू। हमें चाहिए व्यास। व्यास क्या होता है 2r होता है। व्यास क्या होता है 2r। तो कर देते हैं 2 × r का वैल्यू कितना आया है 21/2। 21/2, 2 से 2 कैंसिल, r का वैल्यू क्या हो गया 21। ऑप्शन नंबर 1 सही है। कुछ था नहीं, सिर्फ फार्मूला लगाना था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों और संख्याओं का कौन सा समूह दी गई श्रृंखलाओं के खाली स्थानों में क्रमानुसार रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? अब यहाँ पे दिया हुआ है खाली स्थान, यहाँ पे बोल रहा है कि क्या क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे कि क्या किया गया है। 1 के बाद डैश, 2 3 4 इस तरह है, ठीक है। 1 के बाद 2 है, तो ये तो कंफर्म है कि 1 2, ठीक। इसके बाद आने वाला क्या होगा, अगला लेटर 3 होगा। तो अब 3 होगा, लेकिन 3 होगा तो यहाँ पे तो ये वाला खाली रह गया ना, तो 3 तो सेकेंड में आएगा, ठीक है। तो अब सेकेंड में जिसमें 3 है उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में ही एक जगह 3 है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 में एक जगह 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, क्या हो जाएगा A3, और फिर क्या बचा A3 हो गया तो 4, क्योंकि 1 2 3 4 और 5, ये अगला 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6।
क्या हो रहा है कि एक एक का वृद्धि हो रहा है। फिर ए के बाद अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी है, बी के बाद क्या है, बी के बाद सी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सी है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक एक का वृद्धि हो रहा है, एक एक का वृद्धि हो रहा है। तो उसी तरह फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस टीम ने 2018 में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग जीता। तो किसने जीता, चेन्नई सुपर किंग ने जीता। किसने जीता है, चेन्नई सुपर किंग ने जीता। इसने किसको हराया, तो इन्होंने किसको हराया था, तो राजस्थान को हराया था। किसको हराया था, राजस्थान को हराया था। अगर 2022 की बात करें तो इसके विजेता कौन थे, गुजरात। इसके विजेता कौन थे, गुजरात, ठीक है। अगर 2022 में ऑरेंज कैप की बात करें तो बटलर को मिला था। पर्पल कैप की बात करें तो युजवेंद्र चहल को दिया गया था। 2022 का आईपीएल गेम चेंजर जोस बटलर को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में लिखे जाने वाले DIRTY को क्या लिखा गया है, 24759 और FOMM को लिखा गया है 1863 लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में RARID को क्या लिखा जाएगा। तो बस कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ से कोडिंग करके उठाया गया है तो हम वही करेंगे। ए के लिए क्या आया है, ए के लिए 6 आया है, ठीक। आर के लिए क्या आया है, आर के लिए यहाँ पे 7 आया है, 7। और उसके बाद क्या हुआ, आई के लिए क्या आया है, आई के लिए आया है 4। डी के लिए क्या आया है, 2। 67 42 ऑप्शन जिसमें होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। उसमें दिमाग नहीं लगाना था, बस जो जो यहाँ से उठाया गया है वही उठा के आपको कर देना था। अगला क्वेश्चन, एक बीमा सूचक रेखा डायमेंशन लाइन के सिर पर मौजूद तीर की नोक लगभग लंबी और चौड़ी होती है। कह रहा है कि जो एरो बनाते हैं, ये जो एरो बनाते हैं इसकी लंबाई दिया हुआ है, मोटाई दिया हुआ है 1 mm। तो पूछ रहा है कि इसका जो ये जो होगा तीर, इसका लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई कितना होगा। तो ये जो होता है इसका रेशियो 1:3 का चलता है। अगर लंबाई चौड़ाई 1 mm है तो इसकी लंबाई होगा 3 mm। अगर लंबाई चौड़ाई इसका 2 mm है तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 6 mm। तो ये किस रेशियो में चलता है, 1:3 के रेशियो में चलता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 3 mm। और यहाँ जो एंगल बनता है ये एंगल 45 डिग्री का बनना चाहिए। कितना डिग्री का बनना चाहिए, 45 डिग्री का। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जब पढ़े होंगे, जो डिप्लोमा किए होंगे या फिर टेक्निक या ITI किए होंगे, वहाँ उसको पढ़ाया गया होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपये प्रत्येक बोरी की दर से खरीदता है और वह 8% लाभ पर 18 बोरियां बेचता है। तो उसे 60 बोरी पर कुल इतना रुपये लाभ कमाने के लिए शेष बोरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। क्या करा है कि 60 बोरी अनाज है जिसको किस रूप में ख़रीदा है, 400 रुपया। तो कितना हो गया, 6 चौके 24,000 रुपया लागत हो गया इसका, ठीक है। अब क्या करा है कि 18 बोरी अनाज का मूल्य क्या होगा। 18 बोरी अनाज का मूल्य किस रेट पर बेचता है, तो जिसमें कि उसे 8% का लाभ हो। क्या हो, 8% का लाभ हो। तो 18 बोरी अनाज का मूल्य हो जाएगा, 18 बोरी अनाज का मूल्य हो जाएगा 18 × 400 × 108 108 क्यों,
क्योंकि इसको 8% लाभ चाहिए। क्या चाहिए? 8% लाभ। 00 से 00 कैंसिल, 8 चौके 32 यानी कि 432 गुना 432 गुना 18 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7776 रुपये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि कुल 60 बोरी अनाज बेचने पर लाभ कितना होता है। कुल 60 बोरी अनाज बेचने पर लाभ कितना होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कुल 60 बोरी अनाज बेचने पर लाभ कितना हमें होना चाहिए? 16.4% का लाभ होना चाहिए। तो इस 60 बोरी अनाज है, खरीदे थे कितना में? एक बोरी का कीमत 400, लाभ हमें कितना चाहिए? 16.4। तो 16.4 को दशमलव हटाएंगे तो कितना लिखेंगे? 1164। 1164 दशमलव हटाए तो यहाँ पे 100 का एक परसेंटेज खत्म करते तो 100 आता, लेकिन यहाँ पे एक दशमलव था तो क्या आ जाएगा? और एक 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और क्या होगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 27,936 रुपये। कितना हो जाएगा? 27,936 रुपये हो जाएगा टोटल। ठीक है, और हम पहले लाभ कितना कमा चुके हैं? तो पहले हम कमा चुके हैं, कितना कमाए थे? 7776 रुपये। तो हमें जब टोटल बोरी बेच देंगे तो कितना आएगा? 27,936 रुपये माइनस 7776 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे। ठीक, अब जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,160/42। इसको जब कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 480 रुपये प्रत्येक बोरी। यानी कि शेष बोरी को किस रेट से बेचना होगा? 480 रुपये प्रत्येक बोरी के हिसाब से बेचना होगा। अगला क्वेश्चन, 210 mm गुना 297 mm आकार के कागज की पेपर का माप क्या होगा? तो हम ये ड्राइंग में पूछता ही है, क्योंकि लगभग 5-6 सेट हम बता चुके CBT 2 का, सब में 1 न 2 क्वेश्चन इस टाइप के रहते ही हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, हम आज फिर लिख देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अगर A 0 है तो इसका वैल्यू कितना होता है? साइज इसका होता है 841 गुना 1189। अगर A1 है तो इसका वैल्यू होता है 594 गुना 841। अगर A2 है तो इसका वैल्यू होता है 420 गुना 594। अगर A3 है तो इसका वैल्यू होगा 297 गुना 420। अगर ये A4 है, A4 साइज का है तो ये होगा 210 गुना 297। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता ही है एग्जाम में। A0 का हो गया 841 गुना 1189। A1 का हो गया 594 गुना 841। A2 का हो गया 420 गुना 594। A3 का हो गया 297 गुना 420। और A4 का हो गया 210 गुना 297 mm। ये सब पेपर का साइज है, ये याद कर लीजिएगा, पूछता है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, यदि $B का मतलब होता है कि $B का मतलब होता है, डॉलर का मतलब होता है कि पति है। क्या है? पति है। ठीक है, हज का मतलब क्या कर रहा है? हज का मतलब क्या कर रहा है कि भाई है। हज का मतलब क्या कर रहा है कि भाई है। और A*B का मतलब क्या है? A की माँ है। क्या है? माँ है। तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो पूछ रहा है कि P
पी डॉलर क्यू स्टार आर एच एस का मतलब क्या होगा? पी डॉलर क्यू, तो पी क्यू मतलब पी क्यू का क्या है? पति है। पी क्या है? क्यू का पति है। ये दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी है। ये दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी। आगे क्या कर रहा है? क्यू स्टार आर, क्यू स्टार आर, क्यू का मतलब आर का स्टार का मतलब क्या है? यानी कि माँ। तो क्या कर रहा है कि क्यू आर की माँ है, क्यू जो है आर की माँ है, तो आर यहाँ पे नीचे हो जाएगा, क्यू यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, माँ है तो माइनस। अब क्या कर रहा है कि आर स्टार आर एच एस, तो एच का मतलब क्या आता है? भाई, यानी कि आर क्या है? एस का भाई है। एस का क्या है? भाई है। एस का भाई है। तो अब मतलब पूछ रहा है कि क्या है? कह रहा है कि पी एस का भाई है। पी यहाँ है, देखते हैं, पी यहाँ है, एस यहाँ है, भाई है नहीं, गलत है। पी एस का पिता है, पी एस का पिता है, ठीक है। क्यू आर का माँ है और ये दोनों भाई बहन है, तो इसका पिता कौन होगा? पी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, करके जाना है अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन, 506 और 782 का महत्तम समवर्तक क्या होगा? महत्तम समवर्तक इस तरह भी निकाल सकते हैं। 506 को गुणनखंड में तोड़ देंगे। जब इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 11 गुना 23। ठीक है, फिर 782 को तोड़ेंगे तो ये भी टूटेगा 2 गुना 17 गुना 23। ठीक है, अब जो जिसमें है कॉमन लेके बाहर कर देंगे। जो कॉमन दोनों में है उसको क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 17 है, तो ये दोनों का काम नहीं है। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23, तो 23 को बाहर कर देंगे। बस इसी दोनों को गुना कर देंगे। 23 गुना 2 कितना हो गया? 46। राइट आंसर क्या आ जाएगा? महत्तम समवर्तक कितना आ जाएगा? 46। महत्तम समवर्तक का मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों पर भाग दिया जा सके। 46 से अगर भाग देंगे तो दोनों कट जाएगा। एक कटेगा 11 बार में, एक कटेगा 17 बार में। तो यही था। अगला क्वेश्चन, एंटीहिस्टामाइन दवाएं कुछ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद होती है। इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए? तो क्या कहा? अपच एवं सीने में जलन को कम करने के लिए नहीं, गलत है। अस्थमा को राहत पाने के लिए, गलत है। रक्त के थक्के को जमने में मदद करने के लिए, गलत है। परागज ज्वार का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा ज्वार, यानी कि बुखार, फीवर और अन्य एलर्जी लक्षणों को कम करने के लिए। अगर किसी और प्रकार की एलर्जी है तो उसको कम करने के लिए लिया जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स में इसी दवाई को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि 3A = 6B = 7C तो A:B:C का मान क्या होगा? A:B:C का मान क्या होगा? तो ये सब को क्या करेंगे? A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा 1/3, B बराबर हो जाएगा 1/6, C बराबर हो जाएगा 1/7। ये क्या करना है? सबका लघुत्तम लेना है। क्या कर लेना है? सबका लघुत्तम ले लेना है। 6, 3, 7 का लघुत्तम कितना हो गया? 42। कितना हो गया? 42। अब इसी को कटा देंगे। कितना आ गया? 42। अब करेंगे क्या? 42 को 42 से भाग देंगे। इसका ए का वैल्यू क्या था? 1/3। 1/3 इंटू 42 कट के कितना आ गया? 14। ठीक है, फिर बी के पास जाएंगे तो बी का वैल्यू कितना है? 1/6। 1/6 गुना 42 कितना बार में जाएगा? 7 बार में। बी का वैल्यू कितना हो गया? 7। फिर सी के पास जाएंगे तो क्या है? 1/7 गुना 42 कितना बार में कटेगा? 6 बार में। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 6। तो रेशियो क्या हो गया? 14:7:6। 14:7:6। ऑप्शन नंबर सी सही है।
कुछ नहीं था, बस इसको 1/अपॉन में करना था और इसका एलसीएम लेके कर देना था। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम भाषा में कुछ शब्द इस प्रकार से हैं। इसको लिखा गया है, लाइट हाउस को लिखा गया है URACRI, ठीक है। लाइट वेट को लिखा गया बानकारी, इसको अलग अलग करके लिखना होगा बानकारी, ठीक है। तो पूछा गया ओवर ड्राइव का मतलब क्या होगा। ओवर ड्राइव का मतलब क्या होगा। ओवर का मतलब क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं। ओवर में क्या कर रहा है, ओवर वेट, वेट यहाँ भी है, वेट यहाँ भी है, तो वेट के लिए क्या आ गया, बैन, बैन आ गया किसके लिए, वेट के लिए, ठीक है। तो ओवर के लिए क्या आ जाएगा, ओवर के लिए आ जाएगा ETU आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं कि कुछ मैच कर रहा है। लाइट ड्राइव नहीं कर रहा, ओवर ड्राइव। अब ये सब में जो नहीं है वो आ जाएगा, ठीक है। ETCH ये नहीं है तो ADI आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ADI। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, वाक्य के खंडों को सही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें। कारण के संदर्भ में एक ग्राहक क्या कर रहा है, सम x 3 पॉइंट दिया गया है और उसे तीनों को क्रम में सजाना है कि पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन होगा और उसके बाद क्या होगा। x क्या कर रहा है, संभावना है कि उन्हें वास्तव में चेंजिंग यानी कि कपड़ा बदलने कर लिया है, लेकिन वे चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आए होंगे। y कर रहा है। z क्या कर रहा है, z कर रहा है कि कपड़े निराशाजनक रूप से अनुपयुक्त होगा। तो यहाँ पे सजाना है कि पहले कौन आएगा फिर कि उसके बाद क्या आएगा। वे चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आए होंगे। अगर पहले हम y लेते हैं, तो क्या आता है, y क्या कहता है कि वे चेंजिंग रूप से बाहर नहीं आए होंगे, एक संभावना है कि उन्हें, उसके बाद कह रहा है कि एक संभावना है, एक कपड़े निराशाजनक नहीं होगा, ये नहीं होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एक संभावना है कि उन्हें वास्तव में चेंजिंग कर लिया है, लेकिन वे कपड़े निराशाजनक है, इसीलिए वो उपयुक्त बाहर नहीं आ रहा है। तो YXZ जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक स्थिर बहती हुई नदी में एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और धारा के विपरीत 16 किलोमीटर यानी कि धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की गति से चल रहा है, 24 किलोमीटर की गति से चल रहा है। तो पूछ रही है कि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। जब दूरी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एक नदी है तो दूरी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इधर से जा रहे थे तो 10 किलोमीटर है, ठीक है, इधर से आएंगे तो 15 किलोमीटर नहीं हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर ही रहेगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे, तो वहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाते हैं औसत गति का 2xy बटे x प्लस y। अब यहाँ पे मान लेंगे 2 जाने का चाल, y आने का चाल, तो गया 2 गुना जाने का चाल कितना है, 12, आने का चाल कितना है 24 बटे नीचे क्या आ जाएगा 12 प्लस 24 कितना हो गया 36। 36 से कितना, 3 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 3 से कितना बार में कटेगा 8 बार में, 8 गुना 2 कितना हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पत्र लिफाफा में रहता है, पत्र जो आता है तो वो क्या चीज़ में रहता है, पत्र आता है तो क्या चीज़ में रहता है, लिफाफा में, लिफाफा,
ठीक है। तो उसी तरह पूछ रहा है खंजर, खंजर कहाँ रहता है? तो खंजर जहाँ जिसमें डाला जाता है उसे कहते हैं मयान कहते हैं। क्या कहते हैं? मयान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला, बिंदु -4, 4 और 2, 3 से जुड़ने वाले परिच्छेद के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताए, क्या होगा? ठीक है, देखते हैं क्या होगा। दिया हुआ है, मान लेते हैं बिंदु ए दिया हुआ है, कितना दिया है? -4, 7, ठीक है। और यहाँ पे कोई मध्य बिंदु यहीं से पूछ रहा है, और कोई बिंदु बी है। बी कितना दिया हुआ है? 2 और 3, 2, 3 दिया हुआ है। तो मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु निर्देशांक कैसे निकालते हैं? उसके लिए फार्मूला होता है मध्य बिंदु निर्देशांक के लिए x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो अब यहीं पे सबका वैल्यू पुट कर देंगे, यहीं पे क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो पहला मान होता है वो x होता है, ये क्या होता है? x होता है। और दूसरा मान क्या होता है? वो y होता है। दूसरा मान क्या होता है? y होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -4 + x2, x2 यहाँ पे था तो ये कितना है? 2, y कितना हो जाएगा? 2। इधर क्या हो जाएगा? y कितना है? पहला y1 हो जाएगा 7 और y2 कितना हो जाएगा? 3, y कितना? 2। ये कितना हो गया? 10, 10/2 कितना हो गया? 5। इसको जब करेंगे -4 + 2 तो ये हो जाएगा -2/2, ये कट के हो जाएगा -1। तो x का यानी कि इस साइड हो गया -x1 और उधर से क्या आ जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इसके बाद 2 निष्कर्षण दिए गए हैं। आपको बयान में सत्य मानना है कि भले ही वह कथन गलत हो। तो क्या कह रहा है कि कुछ गाड़ी घोड़ा गाड़ी है। क्या कह रहा है? कुछ गाड़ी क्या है? घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है। ठीक, अब क्या कह रहा है कथन? सभी गाड़ी ठेला गाड़ी है। सभी गाड़ी क्या है? ठेला गाड़ी है। अब रीजन क्या कर रहा है? सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी है। सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी बिल्कुल तो गलत है, आधा थोड़ा सा है। अब दूसरा क्या कर रहा है कि कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, कुछ तो है। तो पहला गलत था, दूसरा सही है। केवल निष्कर्षण 2 लागू करता है। अगला क्वेश्चन,